हेलो एवरीवन। बेटा आज मैं कुछ वोकैबलरीज आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस का करा रही हूँ, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं बेटा, वोकैबलरी तो बीच में कराना पड़ेगा ना, वोकैब भी करना ज़रूरी है आपको ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वोकैबलरी, ग्रामर, पैसेज, क्लोस्टर्स सब कुछ करना है। अब सुनो, आज मैं आपको कुछ इडियम्स करा रही हूँ। इस पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला आप ध्यान रखना आर्टिकल का भी, कि भाई आर्टिकल कहाँ होगा, कहाँ यूज नहीं होगा। पीडीएफ लोड कर दो। दूसरा बेटा, इसमें जो प्रेपोजिशन है ना, अगर उस पर भी कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, कि उसका प्रेपोजिशन को भी मार्क करते जाना कि भाई इसमें प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ हो रहा है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना कि इसमें मीनिंग क्या है। सबसे पहले सुनो, अब जैसे अगर मैं कहूं मुझे हड़बड़ी है, मैं हड़बड़ी में हूं, आई एम इन अ हरी। अब कहोगे मैम इन हरी बोलो, इन अ हरी क्यों बोल रहे हो? मैं एक हड़बड़ी में हूं ये थोड़ी बोलते हो बेटा, जो है सो है। रोशन एंड एवरीवन, बेटा मेरा मोबाइल नहीं उठेगा, आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, आपके पास कॉल आएगा। आप अगर कॉल कर रहे हो तो भी आपको वापस कॉल आएगा, ठीक है। दूसरी बात है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है आप अपने मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे अपना कंप्लेंट लिख दो। आपके कंप्लेंट पढ़ने के लिए मैं क्लास नहीं लेती हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप खाली लिखते जाओगे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप फ़ोन नंबर लिखोगे तब ना आपको कॉल आएगा वापस, ठीक है। ऐप का अपडेट आ गया है, सब लोग ऐप को जाके अपडेट कर लोगे तो प्रॉब्लम जो भी आ रहा है आधा प्रॉब्लम तो वहीं समाप्त हो जाएगा। अब आओ ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि मैं हड़बड़ी में हूं तो मैं कहूंगी आई एम इन अ हरी, यानी इन हरी नहीं होता है, इन अ हरी होता है। नट शेल, ऐसे मान करो ना, एक नट में ले लो, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली। मूंगफली के छिलके में कुछ आ जाए इसका मतलब है एकदम संक्षेप में। कई बार ऐसा होता है कि क्लास खत्म हो गया, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आप कहते हो मैम इसको संक्षेप में बता दो, तो क्या कहोगे? मैम प्लीज एक्सप्लेन इट इन अ नटशेल, है ना। प्लीज एक्सप्लेन इट इन अ नटशेल। देखो यानी कि संक्षेप में, सबका मीनिंग देखो क्लियरली दिया हुआ है। मेक अ नॉइस, अब कहोगे मैम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि एक शोर मत मचाओ, नहीं ना। आप क्या कहते हो? शोर मत मचाओ। बेटा ये अकलौता आपको अलग सा दिखेगा, क्यों? अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल आ रहा है। नॉइस काउंटेबल थोड़ी है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल आ रहा है ना। इसका मतलब है मेक अ नॉइस का मतलब शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइस। देखो नॉइस के साथ आर्टिकल आया। अगर मैं कहूं कि भाई मेरा घर इतना नजदीक है ना कि पत्थर फेंकूंगी और पहुंच जाएगा, है ना। यानी पत्थर अगर मैं फेंकूं तो मेरा घर पहले पड़ेगा, पत्थर बाद में गिरेगा, इतना नजदीक है। तो मैं कहूंगी माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। आप पूछोगे मैम आपका स्टूडियो आपके घर से कितना दूर है? मैं कहूंगी विद इन अ स्टोन्स थ्रो, यानी बहुत नजदीक। एक मिनट को, ओके देखो, एट अ लॉस एंड एट सी, इन दोनों का मतलब है कंफ्यूज्ड। अगर मैं कहूँगी कि भाई करियर को लेके मुझे कंफ्यूजन है कि मैं क्या चुनूँ अपने करियर में, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम एट अ लॉस रिगार्डिंग माई करियर, आई एम एट सी रिगार्डिंग माई करियर, यानी मैं कंफ्यूज्ड हूँ। टेक अ फैंसी टू एंड टेक अ लाइकिंग, ठीक है मैं यहाँ से बंद हो गया था। टेक अ फैंसी टू एंड टेक अ लाइकिंग, दोनों का मतलब
इसका मतलब आपका जो पसंद है ना वो डेवलप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई गाड़ी आई नहीं, आपका दिल आ गया उस पे, बहुत बढ़िया है ना। आई हैव टेकन अ फैंसी टू दिस कार, आई हैव टेकन अ लाइकिंग टू दिस कार। देखो, यानी कि पसंद डेवलप हो जाना। अगर मैं कहूँ झूठ मत बोलो और मैं कहूँगी डू नॉट टेल अ लाई, तो कहोगे मैम एक झूठ मत बोलो थोड़ी बोलते हैं। बेटा मैं कहाँ कह रही हूँ एक झूठ मत बोलो। इंग्लिश में सिंगुलर नाउन आया है तो आर्टिकल ए एन आता है, इसलिए लगा दिया है ना। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट टेल अ लाई। फोर्थ नंबर, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। बेटा इसका मतलब है इतना नजदीक कि पत्थर फेंको ना मैं तो पहले ही पड़ जाए। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरा घर यार ये तो यही रहा, माई हाउस इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, टेल अ लाई, समझ में आ गया, झूठ मत बोलो। एड फ्यूअल टू द फायर, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली आप समझते जाओ, क्योंकि आज मैं आपको इतने इडियम्स कराऊंगी, उसमें आर्टिकल का भी ध्यान रखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एड फ्यूअल टू द फायर। भाई आग में फ्यूअल यानी कि ईंधन डालना, जो हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना, है ना। मेक अ कन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस, किसी भी प्रॉब्लम को और ज्यादा विकराल करना। जैसे मान लो दंगा छिड़का हुआ है और किसी ने ऐसा भाषण दे दिया जो और उसको भड़का दे, तो कहेंगे कि हिज स्पीच एडेड फ्यूअल टू द फायर, ठीक है। बोलो समझ में आया। आप 10 से लेकर 17 तक देखो एक बार। यस, टू मेक द मैटर वर्स, यस सोमिया। ठीक है। बेटा सुनो, अपने फोन में जाओ, ऐप में जाओ, केडी लाइव में, और क्लियर कैशे करना पड़ेगा उसमें, जो है ना, जो क्लियर करना रहता है कैश, उसको कर क्लियर कैचे फोन की सेटिंग में जाओ, ऐप इन्फॉर्मेशन में जाके क्लियर कैचे करो। ओके, फोन के सेटिंग में जाके क्लियर कैशे कर लो, सही हो जाएगा। रोशन, मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर सकती, वो रिसेप्शन पे रहता है। आपको फोन आ जाएगा। सुजाता, मैं यहां मैसेज थोड़ी खेलने आई हूं बेटा, बुक में पेज नंबर बता दूं। पेज नंबर 335, पेज नंबर 335। हो गया। नेक्स्ट सुनो। यस दिनेश, बिल्कुल सीडीएस का वो कैब अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सब यहीं से आएगा। रूल द रूस्ट। बेटा अगर आप खाली कहोगे ना कि रूस्ट का मतलब क्या है, टेंस मैं कल पढ़ाती हूं बेटा, अभी रोज रोज मैं ग्रामर नहीं पढ़ा सकती। रूस्ट का मतलब हो गया रेस्टिंग प्लेस। देखते हो कबूतर वगैरह आपके घर में कहीं छज्जे पर अपना रेस्टिंग प्लेस बना लेते हैं, है ना, तो वो कहलाता है रूस्ट। अब वहां पे देखना कोई एक कबूतर होगा एकदम सीना चौड़ा करके इधर से उधर घूम रहा होगा, सारे कबूतर दुबके होंगे, तो नहीं लगता जैसे वो रूल कर रहा है रूस्ट को, सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, वो अकेला है जो वहां पे मालिक बना हुआ है। अगर मैं कहूँ ठीक है मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी, कहोगे मैम घर में तो पापा का नहीं मम्मी का चलता है, कैसे बोलोगे? आप कहोगे माई मदर रूल्स द रूस्ट। समझ में आया? यानी जिसका वर्चस्व है वहां पे, माई मदर रूल्स द रूस्ट, ठीक है। अगर मैं कहूं आखिरी क्षण में, तो एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब है एकदम लास्ट मोमेंट पे। अगर मैं कहूं भाई तुमने मुझे इनवाइट किया एकदम आखिरी क्षण पे, अब मैं कैसे आऊं भाई, उसके लिए कपड़े भी खरीदने होते हैं, है ना, तो मैं क्या कहूंगी, यू इन्वाइटेड मी एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, ठीक है, यानी एट द लास्ट मोमेंट। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब लीड
समवन बाय द नोज, बेटा वो भी वही सेम हुआ, यानी किसी पर अपना वर्चस्व रखना, है ना। तो कह सकते हो इसका एक सिनोनिम ये भी लिख सकते हो, लीड समवन बाय द नोज। देखो एक लड़की है बुशरा, कितना बढ़िया क्वेश्चन का एक सिनोनिम वगैरह जवाब देती है। और कुछ ऐसे हैं बच्चे जैसे रोशन टाइप के, आपका फ़ोन नंबर ये है ना, कोई फ़ोन करते उठाता नहीं है, बेटा मैं यहाँ पर बेरोजगार नहीं बैठी हूँ, आपका जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ कुछ और सिनोनिम एंटोनिम दोगे, कितना बढ़िया लगेगा। अब देखो सपना का मैसेज खुश कर रहा है कि आप सही अच्छा पढ़ाते हो, तो ये ठीक है। आप कोई क्वेश्चन साथ साथ अगर दोगे मुझे कुछ, कितना अच्छा। देखो उसने मुझे सिनोनिम दे दिया, सबका काम आ गया। बेटा एट द 11th आवर को इन द निक ऑफ टाइम से रिलेट मत करना। क्यों? क्योंकि इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ना हम ठीक समय पर, यहां तो एकदम आखिरी समय की बात कर रही हूं। इन द निक ऑफ टाइम हो जाता है ठीक समय पर, वो अलग है, उसको अलग देखेंगे। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बेटा आसमान ब्लू होता है, ऊपर से बोल्ड गिरा, जैसे समझते हो गोली टाइप का, तो वो क्या है, एकदम ऐसा धक्का जो अचानक लगा और जैसे लगेगा कि अनवांटेड भी तो है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि अचानक गिरा, तो बेटा आसमान से जो चीज गिरता है वो दिखता नहीं है ना। अचानक जब तक आता है तब तक तो आदमी रेडी ही नहीं रहता है, तो इसलिए इसका मतलब अचानक हुआ। और बोल्ट हमेशा जैसे कि कोई गोली वगैरह, जैसे थंडर बोल्ट, ऊपर से जो बिजली गिरती है पता थोड़ी चलता है, जब गिरती है तब पता चलता है यार मर गया, वो तब भी पता नहीं चलता, मर जाते हैं तुरंत, है ना। अब देखो अगर मैं इस पे आपको बना कर दिखाऊं, जैसे मान लो किसी की बात करें कि उसके पिता का डेथ उसके लिए एक अचानक धक्का था। हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम। हिज फादर्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम का मतलब हुआ उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना, ठीक है। रूल द रूस्ट का मतलब बेटा आपका वर्चस्व होना, वहां पे वर्चस्व होना, है ना, आपका ही कंट्रोल चलता है, ये है। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, जैसे कहें भाई इंडिया एंड पाकिस्तान कितने दिनों तक बात नहीं करेंगे, दे मस्ट ब्रेक द आइस नाउ, इसका मतलब है कन्वर्सेशन शुरू करना। बरी द हैचेट, बेटा हैचेट का मतलब होता है छोटी कुल्हाड़ी। अब छोटी कुल्हाड़ी को अगर गाड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि भाई छोटी कुल्हाड़ी रखे क्यों हो। जनरली क्या होता है ना, गांव वगैरह में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो लोग कुल्हाड़ी रख के सोते हैं पास के, माथे के पास, है ना। यूपी में तो कट्टा रख के सोते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी रख के क्यों सोते हैं कि अगर कोई आया हमला करने तो कुल्हाड़ी लेके ऐसे ऐसे मार देंगे, मर जाएगा। तो जब दोनों के बीच में समझौता कराया जाता है तो कहते हैं भाई कुल्हाड़ी यहाँ गाड़ो पहले यहाँ गाड़ो और उसके बाद गले मिलो। तो इसका मतलब है टू मेक पीस, शांति बहाल करना। देखो टू मेक पीस यानी दुश्मनी खत्म करना। बिल्ड कासल इन द एयर, मोनार्की का मतलब राजतंत्र होता है बेटा। कहां से कहां जोड़ रहे हो धर्मेंद्र तुम, और लिखे चले जा रहे हो मोनार्की। कासल का मतलब होता है किला, जैसे लाल किला है ना, किला। अब क्या हवा में किला बनाया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप सपने देख रहे हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेवरी। रेवरी का मतलब हो गया हवाई किले बनाना, रेवरी मतलब हो गया डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग, ठीक है। डे ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने देखना, दिन में सपने देखना। बेटा दिन में सपने जो आप देखते हो वो कभी पूरा होता है? तो बोलोगे नहीं। तो अगर मैं कहूं कि भाई तुम उससे शादी के सपने देख रहे हो, भाई यू आर बिल्डिंग कासल इन द एयर, ठीक है। क्लियर? नेहा बेटा पढ़ाई करो, बाद में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्रिटिश यूज्ड टू रूल द रूस्ट इन मॉडर्न पीरियड, ठीक है, सही है। डे ड्रीम बिल्कुल सही है। रेवरी का मतलब हो गया डे ड्रीमिंग।
क्लियर? कैच अ टाटर, वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैच अ टाटर? बेटा इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम फेस करना या कोई दुश्मन को फेस करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई पहले ज़माने में आज राजा, कल उसके दुश्मन से सामना हुआ, परसों बेघर हो गया, तो जनरली द किंग्स हैड टू कैच अ टाटर ऑफ एंड ऑन, जब तब उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। देखो साक्षी, क्या सुनूं मैं, बताओ? हम्म, मगरमच्छ, क्या कर रहे हो मुकेश? हाँ, एक ही चीज, डींगे मारना तो ये नहीं है बेटा। कैच अ टाटर का मतलब होता है दुश्मन का सामना करना, कुछ नहीं कंचन। टाटर तो होता है जो आपका दांत में जो पीला पीला लग जाता है ना, अंदर से देखते हो ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अनिल सब कुछ आ रहा है, लेकिन मैं अब पढ़ाने आई हूँ बेटा, यहाँ पे कमेंट कमेंट खेलने थोड़ी आई हूँ। तो आप जरा पढ़ाई करो शांति से, बहुत सारा है, ये एक क्लास में ख़त्म कराना बहुत मुश्किल है, इसे जल्दी करो। च्यू द कड, बेटा गाय भैंस को देखते हो बैठ के जुगाली कर रहे हैं, और जुगाली करते हुए उनका ना शक्ल देखना, वो ऐसे ऐसे देखते रहेंगे और जुगाली करते रहेंगे, ऐसा जैसे कोई चिंतन कर रहे हैं, है ना, यानी कुछ सोच रहे हैं। तो देखो च्यू द कड का मतलब वही होता है, टू पॉन्डर। च्यू द कड का मतलब टू पॉन्डर, मतलब विचार करना, सोचना, ठीक है? ठीक है? कैच अ टाटर का मतलब बेटा दुश्मन को फेस करना, सामना करना। क्राई फॉर द मून, इसका मतलब होता है अगर आप मून के लिए रोगे, छोटा बच्चा कहेगा मून इतना सुंदर है मुझे चाहिए, क्या उसकी माँ दे सकती है? नहीं। इसका मतलब है क्राई फॉर द मून का मतलब ऐसा चीज की उम्मीद करना या चाहना जो आपको मिल नहीं सकता। जैसे कई बार होता है आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाह रहे हो, बहुत ऐसी चीजें चाह रहे हो जो आपके फादर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यू आर क्राइंग फॉर द मून, मैं नहीं दे सकता, मेरे बस की बात नहीं है, यू आर क्राइंग फॉर द मून। गिव अ पीस ऑफ माइंड टू स्कोल्ड, तो फिर आपकी मम्मी क्या देखती है कि भाई मेरे हस्बैंड को ये इंसल्ट कर रहा है इतना परेशान करके, वो क्या करती हैं? फिर आपको डांटती हैं कस के। शी गिव्स यू अ पीस ऑफ हर माइंड, यानी टू स्कोल्ड। स्कोल्ड का बहुत सारा सिनोनिम पढ़ाया है आपको, याद है ना? हाँ, स्कोल्ड का बताओ तो क्या क्या सिनोनिम हो सकता है? बहुत सारे बैचेस में पढ़ाती हूँ बेटा। स्कोल्ड का सिनोनिम हुआ चैस्टाइज, बिरेट, रेप्रिमांड, ठीक है? स्कोल्ड, चैस्टाइज, बिरेट, रेप्रिमांड, चाइड, ये सब सिनोनिम है। देखो, हैव, रिबफ, यस वेरी गुड, रिबफ, रिफ्यूट भी होता है ना? क्लियर? चलो सुनो, हैव फिंगर इन द पाई, अगर मान लो आप किसी को लेके आओगे, कहोगे मैम देखो आपके मेरे बीच में प्रॉब्लम है, रिब्यूक, ठीक है, आप और मेरे बीच में प्रॉब्लम है और हम इनको जज बना लेते हैं, हम दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम है ना ये सुलझा लेंगे। तो मैं देखूंगी अच्छा इसको तो तुमने कुछ पैसे दे रखे हैं, या जो तुम्हें फायदा होने वाला है उसमें इसको कुछ शेयर जाने वाला है, या तुम्हारा रिलेटिव है, तो मैं कहूंगी नो, वो जज नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ जज बिकॉज ही हैज फिंगर इन द पाई। इसका मतलब है कोई इंटरेस्ट होना या इन्वॉल्व होना कोई चीज में।
है ना। अगर किसी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट है, इसका मतलब है तुम्हारा फिंगर है इस पाई में, यानी यू आर इन्वॉल्व इन दैट, यू हैव योर फिंगर इन द पाई। समझ में आया? हिट द नेल ऑन द हेड। बेटा नेल को अगर हेड में मारेंगे ना तो वो अंदर धंसेगा, लेकिन अगर नेल ऐसे लग गया तो ऐसे हो जाता है, फिर टेढ़ा हो जाता है नेल। इसका मतलब है कि सटीक काम करना इज टू हिट द नेल ऑन द हेड। देखो, टू से और डू समथिंग प्रिसाइसली राइट, अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करते हो, प्रॉपर गाइडेंस में, यू विल हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब एकदम सटीक तैयारी से सटीक आपका सिलेक्शन होगा। देखो, कीप द बॉल रोलिंग एंड कीप द पॉट बॉइलिंग, दोनों का मतलब कीप द बॉल रोलिंग। देखो ध्यान से, मान लो हम अभी मैदान में बॉल को ऐसे से मैं रोल कर रही हूँ, है ना, और रोल करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसका मतलब है मैच चालू है, मैं कभी भी गोल कर दूंगी। इसका मतलब है जो चल रहा है वो मोशन में है ना। अब जैसे होता क्या है कई बार, जैसे कोविड के तुरंत बाद सारे टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है वो खुल गया, होटल खुल गया। अब होटल में जो बहुत महंगे रूम थे वो भी 2-3 हज़ार में दे रहे हैं। अरे भाई ऐसा कैसे? तो वो चाहते हैं कि देखो, हम अब दिखाना चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है, तो उनको देखकर बाकी लोग भी आएंगे। यानी जो हमारा काम है, कामकाज शुरू हो चुका है। दे वॉन्टेड टू शो दैट क्या द वर्क इज गोइंग ऑन, उनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। दे वॉन्टेड टू कीप द पॉट बॉइलिंग, दे वॉन्टेड टू कीप द बॉल रोलिंग। और कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब ही एक और है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो गरीबों के जो बच्चे होते हैं, उनको पता होता है शायद आज खाना ना मिले, तो इंतज़ार करते हैं कि भाई मम्मी अगर चूल्हा जलाएगी इसका मतलब खाना बनेगा। तो महिलाएं भी जब बहुत परेशान हो जाती थी बच्चों के रोने से और खाना मांगने से, वो क्या करती थी, चूल्हा जला के उस पर एक पॉट को डाल देती थी, पानी डाल के, और बॉईल होता रहता था। वो बच्चे इसी इंतज़ार में खाना बनेगा बनेगा बनेगा, और वो सो जाते थे। ठीक है, तो वो दिखाना चाहती थी कि भाई देखो खाना बन रहा है, सब कुछ जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही चल रहा है। तो इसीलिए आप कहोगे अगर नॉर्मल सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो यू वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि जैसा चल रहा है वही चल रहा है ना। देखो, टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी, टू कॉज एन एक्टिविटी टू कंटिन्यू। बेटा मैं यहाँ सिनोनिम एंटोनिम नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं लिखवाते रहूँ सेंश्योर स्कोल्ड यही सब लिखवाते रहूँ, हो गया ठीक है। सोनू मुझे नहीं पता बेटा, आप अपना फ़ोन नंबर के साथ लिख दो, अगर उधर से कॉल आ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस तरह से अननेसेसरी कमेंट करते रहोगे और फिर ये भी लिखोगे कि भाई लगता है ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं आपको बता दूं फिर पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम्हारे बकवास रोशन कुमार एकदम चुपचाप से रहो। अब तुम्हारा मैसेज हमको अब इरिटेट कर रहा है। राज शर्मा, रोशन कुमार, ये सब तुम लोग तो अब एकदम शांत हो जाओ। ठीक है, तुम लोग पढ़ते कब हमको ये नहीं समझ में आता है। खाली तुम लोग कमेंट ही करते रहते हो। बेटा स्पोकन इंग्लिश में मैंने लिटिल रेड राइडिंग हुड का स्टोरी डाला है, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड का स्टोरी में एक वुल्फ था, यानी एक भेड़िया था, जो बहुत ही भूखा जाके लिटिल रेड राइडिंग हुड के दादी को भी खा गया। फिर वो बिस्तर में उसकी दादी बन के लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतज़ार किया उसको भी खाने के लिए। यानी जो भेड़िए होते हैं ना, उसको भूख से रिलेट करके दिखाया गया है। अगर मैं कहूँ कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब टू अवॉइड स्टार्वेशन। मैं कहूँगी भाई इतना पढ़ लिख के वो मजदूरी कर रहा है क्यों? तो कहोगे मैम भूखे थोड़ी मरेगा वो। ही डजंट वॉन्ट टू स्टार्व, ही वॉन्ट्स टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। यानी वो क्या चाहता है, अवॉइड करना चाहता है स्टार्वेशन। He wants to avoid starvation. He wants to keep the wolf from the door. देखो ठीक है। अब आओ 24 से 30 तक देखो एक बार। सारा आप फिर से सुन तो सकते हो रिवाइंड करके। क्या प्रॉब्लम है? साउंड प्रॉब्लम कहाँ है? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है अब।
आकांक्षा, वोकैबुलरी अगर नहीं करना आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ दो, आज सो जाओ, जाके आराम करो। भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस इतने क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, और इंग्लिश समझ में नहीं आता है बेटा तो दाहिने तरफ हिंदी भी दिया हुआ है, वो भी तो पढ़ लो। अगर स्टार्वेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो भूखमरी से बचना तो समझ में आएगा ना। लिव इन एन आइवरी टावर, और एक और है टू सी थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। बेटा आइवरी जो होता है ना, वो हाथी के दांत होते हैं, और हाथी के दांत के टावर में यानी कि महल में रहना, भाई इसका मतलब है बहुत रईसी वाली जिंदगी जीना। जिसको कुछ भी नहीं पता दुनियादारी के बारे में, कितनी कठिनाई है, कितना भूखमरी है, कितनी गरीबी है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम उसे, है ना। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ कि भाई तुम्हें क्या पता, यू आर लिविंग इन एन आइवरी टावर, तुम्हारे पापा कैसे काम करते, कितना मेहनत करके पैसे आता है तुम्हें नहीं पता, यू आर लिविंग इन एन आइवरी टावर। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा इतना पैसा मैं ये कर लूँगा, इसके बाद मैं इसको बेच के ये दुकान खरीद लूँगा, फिर ये दुकान में बैठूंगा तो मेरा इतना कमाई होगा। भाई तुम पूरी दुनिया को है ना लाल चश्मे से देख रहे हो, सब कुछ लाल लाल नजर आ रहा है, इसका मतलब है तुम हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो। अनभिज्ञ का मतलब होता है बेटा अनजान। तब अगर आप ऐसे सपने देखोगे, मैं कहूंगी यू आर सीइंग द वर्ल्ड थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। इसका मतलब है कि तुम्हारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, तुम वास्तविक समस्याओं से अनजान हो। ठीक है, नेक्स्ट, मैड एज अ मार्च हेयर। बेटा मार्च में खरगोश कैसे रहते हैं भाई, बड़े खुश होते हैं वो, क्यों? क्योंकि चारों तरफ हरे हरे घास है ना। आपको पता है कि हरे हरी घास जो होती है वो खाते हैं, और वो उछलते कूदते रहते हैं क्योंकि बहुत खुश रहते हैं यार, और एकदम क्रेजी हो जाते हैं चारों तरफ हरियाली देखकर, क्योंकि उनके पास बहुत सारा क्या है, घास है चढ़ने को, यानी वो क्या हो जाते हैं, एकदम क्रेजी हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आप नए बाइक आई, आप इतना उसको लेकर उड़ रहे हो, यू बिकम मैड एज ए मार्च हेयर, यानी नई बाइक मिलने के बाद यू जस्ट बिकेम अ मैड एज अ मार्च हेयर। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इसका एक और सिनोनिम है, मेक मेक एन एलिफेंट, मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ अ फ्लाई। ठीक है, देखो, यानी एक मक्खी का एक हाथी बना दे रहे हो, है ना। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तिल का ताड़ बना रहे हो, राई का पहाड़ बना रहे हो। किसी छोटी सी प्रॉब्लम को यार इतना बढ़ा दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। बेटा लगभग सेम है यहाँ स्टॉर्म इन अ टी कप। बेटा टी का कप, चाय का प्याला में कभी तूफान आता है, बोलोगे नहीं, और तूफान लाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम बिना बात का ये जो पूरा मैटर है ना, मैं कहूँगी इट इज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। भाई एक टी कप में तुम खाली तूफान लाके रख दियो, बिना बात का बतंगड़ बनाए हुए। देखो दोनों लगभग सेम सिनोनिम है ना। यहाँ पे वर्ब दिया है, यहाँ पे दिया नहीं है।
इन द निक ऑफ टाइम, मैंने कहा था एकदम ठीक समय पर। निक ऑफ टाइम का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। मैड एज अ मार्च है बेटा, क्रेजी। ऑल एगॉग का मतलब तो होता है एकदम एक्साइटेड, कुछ करने के लिए एकदम उत्सुक होना, यहाँ पे पागल की तरह करना, वो है। इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट भी कह सकते हो, इन द 11th आवर, यानी कि एकदम ठीक आखिरी क्षण पर, है ना, एकदम बस इसके बाद तो लेट हो जाता है, ये कह रही हूं मैं भाई। मैंने एकदम इन द निक ऑफ टाइम अपना मिस्टेक देख लिया और मैंने सही कर लिया, नहीं तो उसके बाद पेपर मेरा चला जाता है। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब एकदम आखिरी क्षण पर। इन द सेम बोट इसका मतलब है इन द सेम कंडीशन। इन द सेम बोट का मतलब होता है, जैसे मान लो अगर बोट में आप और हम बैठे, अगर हम दोनों फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और बचेंगे तो दोनों बचेंगे, है ना। एक सेकेंड।
बेटा सॉरी, थोड़ा सा काम था। सुनो, मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ, सॉरी, इन द सेम बोट क्या हो गया, यानी कि मैं जिस बोट में हूं आप भी उस बोट में, तो दोनों पहुंचेंगे तो घर तक पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो दोनों मरेंगे, है ना। तो इसीलिए कई बात हुआ था ना, जैसे कोविड में कहा गया कि भाई कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। भाई डिप्रेशन में क्यों हैं? ऑल, एवरीवन, सब लोग वर इन द सेम बोट, everyone was in the same boat, यानी सबकी हालत एक ही थी, in the same condition। देखो, make hay while the sun shines। देखो, hay का मतलब वो पुआल होता है, जानते हो पुआल का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब जो गाय भैंस को खिलाते हैं, देखते हो ना, गोल्डन गोल्डन सा होता है, नहीं? तो वो जो पुआल होते हैं वो तभी बनेगा जिस समय आप धूप देखते हो, उसी में पुआल बनता है। अगर धूप नहीं हो तो बारिश में क्या होगा, अगर सुखाने की कोशिश करोगे तो सारा वो सड़ जाएगा। तो पुआल तभी बनता है जो गाय भैंस को चारा डालते हैं, जब सन शाइन करता है, यानी एग्जैक्ट समय पर काम करना, टू डू समथिंग वाइल कंडीशंस आर गुड, यानी जिस समय हालात अच्छे हो उस समय काम करना, उसी का सिनोनिम है टू स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। देखो, ठीक है, 31 से लेकर 37 तक देखो, एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बेटा बढ़ा चढ़ाकर, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के जगह पर, निक का अलग से कोई मीनिंग नहीं होगा बेटा, ठीक है। देख लिया? चलो, गांधी कुमार, बस मैं यही काम करते रहूं बेटा। हाँ, निप इन द बड, सुनो ध्यान से, बड मतलब कली, ठीक है। कली में को जब निप कर दोगे बेटा, निप का मतलब होता है ना उसको मसल देना, कली को मसल दोगे तो खिल नहीं पाएगा। इसका मतलब किसी चीज को छोटे में ही खत्म कर देना। अगर मैं कहूँगी भाई समस्याओं को आप बढ़ने क्यों देते हो, निप देम इन द बड। कई लड़कियां बड़े हो नहीं पाती, उसके पहले ही उसको जान से मार दिया जाता है, यानी कभी कोख में। तो मैनी गर्ल्स कह सकते हैं, मैनी गर्ल्स आर निप्ड इन द बड, यानी कि छोटे में ही खत्म कर दिया जाता है। पुल द वुल ओवर समवन्स आई, किसी की आंखों पर ऐसे पट्टी लगा दोगे, वुल लगा दोगे, वुल मतलब ऊन है ना, जो कहते हैं ना शीप से वुल निकलता है, अगर वो ऊन लगा दोगे तो उसके बाद वुल लगाने के बाद दिखेगा उसको, कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब है धोखा देना। जैसे कई बार आप कहते हो भाई हम पढ़ने जा रहे हो और कहीं और घूमने चले जाते हो, यू पुल द वुल ओवर योर पेरेंट्स आईज। देखो, पुल द वुल ओवर समवन्स आई का मतलब है कि आंखों में धूल झोंकना, है ना। यस अक्षरा, सही है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, बेटा आपके पास घोड़ा भी है, आपके पास गाड़ी भी है। घोड़ा आगे आगे भागेगा, गाड़ी पीछे पीछे खींचेगा, राइट। लेकिन अगर घोड़ा के आगे गाड़ी लगा दो तो फिर घोड़ा भी सोचेगा भाई हम कैसे गधे के पास काम कर रहे हैं, इसके पास दोनों चीज़, लेकिन इसको सही काम करना नहीं आ रहा है। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब है टू डू समथिंग रॉन्गली, गलत तरीके से काम करना, है ना, यानी कि गलत काम करना, गलत तरीके से काम करना इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, राइट। यानी आपके पास सब कुछ है बट यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तुम काम सही ऑर्डर में नहीं कर रहे, राइट।
पुट द कैट अमंग पिजन्स, बेटा कबूतर है, कबूतरों के बीच में आप एक कैट को छोड़ दोगे, कबूतर भी सोचेगा भाई कब मुझे खा जाए, तो सब थोड़े डरे रहेंगे, थोड़े अलर्ट रहेंगे, उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से आपको है ना अच्छा नहीं लगता उसकी कंपनी में, पूछेंगे भाई क्या हुआ, बोलोगे यू आर पुटिंग द कैट अमंग द पिजन्स, हम कंफर्टेबल कैसे महसूस करें, है ना। यानी टू पुट एन अनडिजायरेबल पर्सन, अनडिजायरेबल का मतलब होता है जो अच्छा नहीं है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, अमंग अ ग्रुप। रॉक द बोट, बेटा बोट को देखते हो जब हिला दोगे तो उसमें बैठे हुए सारे लोग डामाडोल हो जाते हैं, यानी कि इम्बैलेंस कर देना। टू कॉज नेक्स्ट आओ, जैसे कोविड आया है ना, सबका ठीक ठाक चल रहा था, हुआ क्या, सारा गड़बड़ हो गया। तो कोविड रॉक्ड द बोट ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का डामाडोल हो गया है ना। टू कॉज इम्बैलेंस, सेट द टेम्स ऑन फायर, बेटा नदी है टेम्स, कहते हैं पानी में आग लगाना, यानी कुछ ऐसा कर जाना कि जो अचंभा डाल दे, सबको अचंभित कर दे। यानी देखो, सेट द टेम्स ऑन फायर का मतलब टू डू समथिंग अमेजिंग, एकदम ऐसी चीज जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है ना। जैसे कई लोग ऐसा होता है कि भाई ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, तो कहो जाके क्या, यू हैव सेट द टेम्स ऑन फायर, भाई तुमने एकदम अजूबा कर दिया। स्नेक इन द ग्रास, बेटा ग्रास बड़े बड़े उगे रहते हैं, उसमें कोई स्नेक छुपा रहता है तो दिखता है नहीं, छिपा दुश्मन। कई ऐसे लोग हैं जो आपके बगल में हैं, आपके पास है, आपके दोस्त हैं, आपको पता नहीं वो आपके दुश्मन है, वो क्या है, स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। इन अ रेज, गुस्से में, अगर मैं कहूं कि भाई उसने शीशा तोड़ दिया, क्या मैं गुस्से में, ही ब्रोक द ग्लास इन अ रेज। देखो मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव कॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव कॉट अ कोल्ड। शेक इन द शूज, डर से कांपना, भाई जैसे प्रिंसिपल रूम में आए बच्चे डर से कांपने लगे, द चिल्ड्रन वर शेकिंग इन द शूज। बेटा टेम्स नदी है एक, ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ो। स्टील अ मार्च ऑन समवन, उससे आगे निकल जाना, जैसे एंड्रॉयड आया तो क्या हुआ, नोकिया से आगे निकल गया। सो एंड्रॉयड स्टोल अ मार्च ऑन नोकिया, ऑन का मतलब के बाद आपको लगाना है जो पीछे रह गया, ठीक है। देखो स्टोल अ मार्च ऑन नोकिया, मैंने क्या कहा कि एंड्रॉयड ने नोकिया को पीछे छोड़ दिया। देखो किसी काम पहले या ज्यादा अच्छे से करके दूसरे से आगे निकल जाना, ठीक है। देखो इन सब में आपने देखा होगा कि मैं आर्टिकल भी इस्तेमाल कर रही हूं। अब ऐसे है जिसमें मैं आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा नहीं, अभी तो करेंगे ही, अभी तो आपका है आर्टिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जहां नहीं होगा वहां पे बता देंगे आपको।
हाँ, लंदन में है टेम्स, यस। नीरज चोपड़ा सेट द टेम्स ऑन फायर, यस। देखो, उसने जो जीता ना, तो कह सकते हैं बिल्कुल अजूबा काम कर दिया। चलो नेक्स्ट सुनो, लिफ्ट अ फिंगर और स्टर अ फिंगर, इसका मतलब बस उंगली हिलाना। भाई तुम कोई काम नहीं करते हो दिन भर, मैं कहूँगी यू डोंट इवन लिफ्ट अ फिंगर फॉर द होल डे, यू डोंट स्टर अ फिंगर फॉर द होल डे। दिन भर तुम एक उंगली तक नहीं हिलाते हो, यानी कुछ भी करना। टर्न अ डेफ ईयर, डेफ मतलब बहरा, यानी बहरे बने रहना। आपके फादर आपको बोलते रहते हैं, माँ आपको सुनाती रहती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट टर्न अ डेफ ईयर टू वॉट योर पेरेंट्स से, यानी कि जो बोलते हैं बिल्कुल अनसुना कर लेते हैं, राइट। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, बेटा न्यू लीफ जो आता है ना, बहुत मुलायम सा, सुंदर सा, एकदम बहुत अच्छा सा लगता है देख के, यानी अच्छे के लिए परिवर्तित होना। अगर मैं कहूँ कि भाई वो बहुत बदमाश लड़का था स्कूल में, लेकिन अब जब मैं उससे मिली हूँ ना, ही हैज़ जस्ट टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब चेंज हो गया काफ़ी। और किस चीज़ के लिए? फॉर बेटर, अच्छे के लिए। अंडर द नोज ऑफ, ठीक उसके प्रेजेंस में। आप कोर्ट में देखोगे, जज कहेगा किसी को, भाई तुम्हारे नाक के नीचे सारा कुछ चल रहा था, तुम्हें पता ही नहीं चला। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अंडर योर नोज, इसका मतलब टू हैपन इन प्रेजेंस, है ना। शादी के बाद कई लड़के होते हैं जो लड़कियों के, अपने वाइफ के से दब के रहते हैं, अंडर द थम ऑफ देयर वाइफ, दे लिव अंडर द थम ऑफ देयर वाइफ एंड देयर वाइफ लीड देम बाय द नोज। याद है ना, घर में किसका शासन चल रहा है? द वाइफ रूल्स द रूस्ट, वही है। देखो, इसका मतलब इन द कंट्रोल ऑफ। स्टर मतलब बेटा जैसे ऐसे हिलाना, ठीक है। अंडर द थम ऑफ, इन द कंट्रोल ऑफ। वेदर द स्टॉर्म, भाई आप ऐसे ही सक्सेसफुल थोड़ी हो जाओगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू वेदर द स्टॉर्म टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी परेशानियों का सामना करना। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, भाई सब कुछ पूरा विश्वास नहीं कर लो, कुछ शंका छोड़ दो। जैसे कई बार होता है, नेता लोग कहते हैं हम आपको ये देंगे, ये करा देंगे, आपके लाइफ को ऐसे सेट कर देंगे, आपको हम इतने रुपये देंगे, आपके बैंक में ये आ जाएगा। ठीक है, सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वॉट एवर दे से, टेक देम विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, सब कुछ नहीं करके देने वाले आपको। इसका मतलब पूरा पूरा नहीं, शंका के साथ स्वीकार करिए, ठीक है। अब देखो, जहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस में आर्टिकल नहीं आता, वो देखो क्या किया है।
चलो बेटा, यहां से आपको इस जगह से आपको विदाउट आर्टिकल है, ठीक है, ये सारा अब विदाउट आर्टिकल आ गया। क्लियर? देखो, मैं पटना फ्लाइट से गई थी, मैं कैसे बोलूं? आई वेंट टू पटना बाई एयर, बाई प्लेन, बाई कार, बाई बस, है ना, बाई एयर। बेटा बाई अ प्लेन नहीं कहा, बाई द प्लेन नहीं कहा, यानी बाई के साथ बस खाली हम लगाते जा रहे हैं, एयर, बस, कार, ट्रेन। यानी जब आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हो ना, तो बेटा आप बाई लगाते हो, ठीक है। ऑन फुट, मैं पैदल गई थी, ऑन फुट। आई वेंट टू कॉलेज ऑन फुट, ठीक है ना। आई वेंट टू स्कूल ऑन शैंक्स पोनी। शैंक्स पोनी और ऑन फुट दोनों का मतलब है पैदल। और जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहे हो तो बेटा कोई आर्टिकल नहीं लगाते, देख लो। सो यहां पे कोई मेयर नहीं है, शैंक्स पोनी और शैंक्स मेयर है। बेटा ये जो मेयर है ना, ये यहां आएगा, शैंक्स पोनी और शैंक्स मेयर, ठीक है। शैंक्स पोनी या फिर शैंक्स मेयर, देखो। नेक्स्ट, सो ड्रैगन्स टीथ। ड्रैगन समझते हो बेटा? ड्रैगन एक नहीं बड़ा सा पंछी जिसके मुंह से आग निकलता है, वो आप चाइनीज फ्लैग वगैरह में देखोगे कई बार ड्रैगन बना रहेगा, है ना। वो ड्रैगन्स का टीथ शो करना। अरे भाई, आप एक बीज रोपते हो तो कई फल निकलते हैं, उसमें कई बीज निकलते हैं, इसका मतलब कोई समस्या पैदा करना। अगर कोई समस्या, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई अलग संविधान बना के, है ना, कश्मीर का, द इंडियन गवर्नमेंट क्या किया था, सोड ड्रैगन्स टीथ, इसका मतलब ये विकराल तो होना ही था, नहीं, टू डू समथिंग दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स, यानी जो प्रॉब्लम बढ़ाए, ठीक है। टेक हार्ट, अगर मैं कहूँ इट टेक्स हार्ट टू बी अ सोल्जर, सोल्जर बनने के लिए भाई हिम्मत चाहिए, है ना। टेक हार्ट का मतलब टू गार्नर या टू मस्टर करेज। बेटा गार्नर और मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। शैंक का मतलब क्या है, आपके पैर के नीचे जो पीछे से मांसल भाग है ना, घुटने के नीचे, उसको शैंक कहते हैं, ठीक है। लूज हार्ट, हिम्मत हारना। कई बार होता है कि मैम बिल्कुल नहीं हो रहा मुझसे, तो मैं क्या कहूंगी, डोंट लूज हार्ट, यानी हिम्मत मत हारो, राइट। नेक्स्ट आओ, टेक टू हार्ट, दिल पे लगा बैठना। भाई अगर मैं डांटती हूँ, प्लीज डू नॉट टेक इट टू हार्ट, इसका मतलब इसको बहुत बुरा मत मान जाना, डोंट टेक इट टू हार्ट। देखो 54, क्लियर। इन 55 से आगे देखो, 55 से आगे। सोहन बेटा जो आर्टिकल में है या नहीं है, बस इतना याद रखना, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आओ,
गिव ईयर या लेंड ईयर, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि भाई जो मैं बोल रही हूं ना उसको ध्यान से सुनो, गिव ईयर टू व्हाट आई से, लेंड ईयर टू व्हाट आई से, ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनो। एट होम, अब घर में कैसा फील करते हो? बहुत आराम से, एकदम कंफर्टेबल फील करते हो ना? क्या कहोगे? अभी इस होटल में ठहरे हो, सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप कहोगे आई एम एट होम, इसका मतलब एकदम कंफर्टेबल हूं। एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड। अगर आपको सी जाके ऑल ईयर्स, वेरी गुड, ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान दिए हुए हो। अगर आप कहोगे सुनो ना सुनो ना, मैं कहूँगी भाई आई एम ऑल ईयर्स, मैं सुन रही हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है। अक्षरा, ट्रुएंट का मतलब होता है जो बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है। अब वो तुम अपना पर्सनल जो क्वेश्चंस पूछती रहती हो क्लास के बीच में, ये बंद करो, ठीक है। एट लास्ट, सॉरी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका मतलब भाई सबसे आखिरी में है लेकिन किसी से कम नहीं है। मान लो हमारे 5 गेस्ट बैठे, एक एक करके सबको बुला रही हूं मैं बोलने के लिए, तो आखिरी तो कोई ना कोई तो आखिरी रहेगा, तो मैं कहूंगी लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू वेलकम सो एंड सो, यानी कि जो लास्ट में तो आ रहे हैं लेकिन किसी से कम नहीं है, ठीक है। लास्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट। अब देखो कई बार ऐसे आप यूज करना सीखो। नितेश क्या बकवास कर रहे हो यार, शांत रहो ना। द हाउस हैज कॉट फायर, इसका मतलब आग लग गई है। कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। द हाउस हैज कॉट फायर का इसका मतलब है कि घर में आग लग गई। देखो कॉट फायर है, कॉट द फायर नहीं है, कॉट अ फायर नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई हाथ में तुम्हारे कितने पैसे हैं अभी, तो मैं कहूंगी हाउ मच मनी डू यू हैव इन हैंड, यानी हाथ में कितने पैसे हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव इन हैंड। उस मॉन्यूमेंट को आग लगा दिया गया। द मॉन्यूमेंट वॉज सेट ऑन फायर। बेटा सेट ऑन फायर आग लगाना, कैच फायर इज आग लगना। उसकी जिंदगी खतरे में है, हिज लाइफ इज इन डेंजर। मैं एकदम जब सूरज उगता है तब उठ जाती हूं। आई गेट अप एट सनराइज। जब सन सेट होता है तब मैं घर आती हूँ। आई रिटर्न होम एट सनसेट, देख रहे हो, एट सनराइज, एट सनसेट। द सनराइज, एट द सनसेट, ये सब नहीं होता, यानी कि मीनिंग भी समझो, आर्टिकल भी समझो। गलती से मैंने इस बर्तन को तोड़ दिया, आई ब्रोक इट बाय मिस्टेक। आई ब्रोक दिस प्लेट बाय मिस्टेक। कदम रखा, who was the first man to set foot on the moon?